कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। मैं प्रसाद सर। आज हम किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे। इसका विस्तृत रूप देखेंगे किरचॉफ के नियम में क्या कुछ कहा गया है। किरचॉफ ने परिपथ संबंधी दो नियम दिए थे। पहला नियम किरचॉफ का था जिसे हम केसीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इस पहले नियम में यह बताया गया था कि किसी भी संधि पर, कोई भी संधि है उस पर जितनी भी धाराएं आती हैं उन सब का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो देखते हैं कैसे शून्य होता है। यहाँ पर ये आपकी संधि है जो दिखाई गई है। यहाँ पे एक धारा I1 इधर की तरफ आ रही है और I2 इससे दूर जा रही है, I3 इसकी तरफ आ रही है और I4 इससे दूर जा रही है। तो जो भी विद्युत धारा संधि की तरफ, ये संधि है, संधि की तरफ आती है वो धनात्मक होती है और जो इससे दूर जाती है वो ऋणात्मक होती है और इसका बीजगणितीय योगफल शून्य होता है इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार वास्तव में क्या हुआ, I1 जो कि आ रही है सेंटर की तरफ, तो इसका मान कितना हो जाएगा, I1 प्लस की हो जाएगी, और I2 जो अब जा रही है ये माइनस की I2 हो जाएगी, और I3 भी आ रही है तो प्लस की I3 होगी, और I4 जा रही है तो माइनस की I4 हो जाएगी, और कुल मिलाकर के ये 0 हो जाएगा। तो प्लस वाले सब एक तरफ कर देंगे और माइनस वाले एक तरफ कर देंगे, तो I1 प्लस I3 हो जाएगा और बराबर इधर I2 प्लस I4 हो गया। मतलब ये हुआ कि जंक्शन की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योगफल जंक्शन से जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक और खास बात है, वो ये जो नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है। ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये जो नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, इसमें एक खास बात ध्यान रखना, जैसे I1 प्लस I3 का मान दिखाया गया यहाँ पे I2 प्लस I4 के बराबर। ये कैसे हुआ है ये यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको। अब इसके बाद जो है इसमें ध्यान रखना आवेश संरक्षण का नियम है। अब दूसरे नियम पे चलते हैं। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये क्या कहता है। ये नियम जो है लूप के अंदर लगाया जाता है, कोई धारावाही लूप होता है उस नियम में लगता है। चलते हैं देखते हैं ये क्या नियम है। ये है द्वितीय नियम। इस नियम को लूप नियम या वोल्टेज नियम कहते हैं। ये KVL के नाम से जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी बंध में होने वाले विभव परिवर्तन का साधारण बीजगणितीय योगफल उसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। जैसे सिग्मा V बराबर सिग्मा E के बराबर दिखाते हैं, या V का मान IR रख दें तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के बराबर होता है। देखते हैं। सबसे पहले हम धारावाही लूप ले रहे हैं। इसमें नाम इसका जो दिया हुआ है वो है A, C, D और F, फिर दोबारा A। ये बंद लूप कहलाता है। इस बंद लूप में कैसे लगता है नियम, चलते हैं। पहले A से चलना चालू करते हैं। इसकी तरफ धारा I1 प्लस I2 पड़ रही है, तो धारा I1 प्लस I2, और जो प्रतिरोध है इसकी गुणा हो जाएगी R3 के बराबर। इसके बाद और आगे चलते हैं। ये चलते हुए फिर I1 धारा आ रही है तो प्लस I1 हो जाएगा, और इंट में जो प्रतिरोध है वो R1 आ जाएगा गुणा में, और इसके बीच में जो सेल पड़ रहा था वो वास्तव में एक ही सेल पड़ रहा है जो कि विद्युत वाहक बल इसका E1 है और इस वाले का E2 है। तो ये जो बराबर हो जाएगा केवल E1 के बराबर होगा। अब हम दूसरा लूप ले रहे हैं। लूप जो है बंद लूप कौन सा ले रहे हैं, बंद लूप ले रहे हैं हम। ये B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो B, C, D, E, B में, इसमें ले रहे हैं यहाँ से B, C, D, E और B में। यहाँ से फिर चलेंगे, धारा का वही नियम रहेगा। I1 प्लस I2 दोनों धाराएं आ रही हैं और ये गुणा हो जाएगी R3 से, और ये वापस इसमें I2 आ रहा है तो I2 की गुणा हो जाएगी R2 से, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध R2 है और इसमें सेल केवल E2 लगा हुआ है। ये नियम लगाया जा रहा है, नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार है। अब हम एक और बंद लूप ले रहे हैं, उस बंद लूप में भी ध्यान देना है। बंद लूप कौन सा ले रहे हैं हम, अब ये ऊपर वाला ले रहे हैं, तो A, B, E, F, A में। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही चलना है। धारा जैसी दिशा पलटेगी हम माइनस का कर देंगे। तो यहाँ A से B की तरफ चल रहे हैं तो ये धारा की दिशा पलटी हुई है, तो पलटी हुई है तो माइनस का आ जाएगा I2 इंटू R2। इसके बाद और आगे चलिए, ये धारा की दिशा बिल्कुल सेम हो गई, उसी दिशा में चल रहा है
तो प्लस का हो जाएगा I1 इंटू R1 और बराबर ये देखो यहाँ से सेल जो है E2 उल्टी धारा x में दिशा चल रही है तो माइनस का E2 हो जाएगा और E1 में बिल्कुल सीधा चल रहा है ये, तो ये वास्तव में E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये नियम है, इस वाले को हम सिग्मा IR बोलते हैं, सिग्मा IR, और इस वाले को हम सिग्मा E बोलते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र याद रखना है। सिग्मा IR को हम क्या बोलते हैं, V बोलते हैं, और इसको हम सिग्मा E बोल देते हैं। तो ये नियम है कौन सा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ये है KVL के नियम से, जो कि अच्छी तरह से आना, जो भी इसमें प्रश्न वगैरह होते हैं, जो कंपटीशन वगैरह में प्रश्न आते हैं, वो अधिकतर इस पर बेस जरूर रहते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी ध्यान रखना है आपको, जो नियम बताया अभी मैंने, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बंद लूप में विभव परिवर्तनों का योग शून्य न हो तो लूप के चारों ओर किसी आवेश को बार बार घुमाकर असीमित ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना है, इसमें परिपथ में यदि n लूप होते हैं तो लूप के नियम से स्वतंत्र समीकरणों की संख्या n-1 होती है, उससे एक कम होते हैं। किरचॉफ के नियम में जो चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त की जाती है उसके बारे में भी आपको ढंग से मालूम होना चाहिए। देखिए A से B तक के लिए जा रहा है, ये धारा की दिशा इधर जा रही है, प्रतिरोध लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा ही ये। जब भी प्रतिरोध वोल्टेज खाएगा तो ये माइनस का IR मिलेगा इसमें। अब इसमें धारा की दिशा उलट गई है तो ये प्रतिरोध जो है वोल्टेज देने की तरह से एक तरह से काम करता है, तो ये प्लस का IR लिया जाता है। तो चिन्ह परिपाटी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दूसरा और भी चिन्ह परिपाटी आती है नीचे, वो भी सेलों के लिए भी देख लीजिए। किसी विद्युत वाहक स्रोत के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाने पर विभव परिवर्तन प्लस का होता है तथा धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर जाने पर माइनस होता है, चाहे धारा किसी भी दिशा में क्यों ना हो। अब जरा इधर देखिए, तो ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है तो ये ऋणात्मक हो गया E, और यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है तो ये धारा की दिशा पलट गई है, माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो ये प्लस का E होगा। धारा की दिशा को बिल्कुल सही से देखना, ये माइनस से प्लस की ओर धारा की दिशा जा रही है तो E इसमें नेगेटिव हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं इसके, जो आप लोगों को याद करना है। तो सबसे पहले विद्युत वाहक वाली बैटरी धनात्मक सिरे से प्रारंभ करके धारा को प्रथम नियम संधि नियम की सहायता से वितरित करना चाहिए। धारा की सही दिशा का अंदाजा करना हमेशा आसान नहीं होता, किंतु धारा को किसी भी दिशा में चाहे वह गलत हो माना जा सकता है। प्रत्येक शाखा में धारा वितरण के पश्चात हम एक निश्चित बिंदु बंद लूप के चारों ओर चलते हैं। इस लूप में आने वाले प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व बैटरी से चलने पर हमें उसमें होने वाले वोल्टेज परिवर्तन का समीकरण उचित चिन्ह सहित लिखना चाहिए। एक और थर्ड नंबर है, KVL नियम की सहायता से हम एक समीकरण प्राप्त करते हैं, किंतु पूरे परिपथ को हल करने के लिए हमें उतने ही समीकरण आवश्यक है जितने की चर उसमें उपस्थित हैं। अतः हम लूपों की संख्या को लेकर के किरचॉफ के वोल्टेज नियम की सहायता से प्रत्येक लूप को हल करते हैं। प्राप्त समीकरणों को हल करने पर हमें मानी गई धाराओं के आंकिक मान प्राप्त होते हैं। यदि कोई मान ऋणात्मक आता है तो यह दर्शाता है कि आपने धारा की जो दिशा ली है वो धारा उसके विपरीत दिशा में बह रही है। अब विभिन्न यंत्र आते हैं। विभिन्न यंत्र में कौन कौन से यंत्र हैं जरा हम देखना चालू करते हैं। सबसे पहले आता है धारामापी। ये आपके सामने धारामापी दिखाई दे रहा है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ये कौन सी दिशा में धारा, इसको बॉक्स में करके ये राउंड से उसमें कैपिटल G से दर्शाते हैं, और ये दिश धाराओं में काम करता है, DC में ही काम करता है। तो जब अल्प धारा होती है केवल वही विक्षेप दर्शाने के लिए होता है, बहुत कम धारा हो उसमें। उदाहरण के लिए इसमें बहुत सारे आते हैं, चल कुंडल धारामापी है, चल चुंबक धारामापी है, तप्त तार धारामापी है। ये सब DC परिपथों में प्रयुक्त होते हैं। इसका संकेत आपको दिखा दिया है, कैपिटल G से इसको बताते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध भी कैपिटल G से ही दर्शाया जाता है। सिद्धांत क्या होता है, जितनी इसमें धारा प्रवाहित होगी उतना ही इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। जब पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है उस समय जो इसमें धारा बहती है उसको हम स्मॉल IG से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। इसका प्रतिरोध जो है धारामापी का कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, जो ये दिया हुआ है, और इसमें बहने वाली अधिकतम धारा IG से प्रदर्शित की जाती है। शंट क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। शंट जो है धारामापी को बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है जो निम्न प्रतिरोध वाला होता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब
जिससे कि शंट में जो मतलब जो धारा मापी में विद्युत धारा बह रही है, अगर वो ज़्यादा है तो ये बगल से निकल के चली जाए और हमारा धारा मापी सुरक्षित बचा रहे। तो यही इसमें बताया गया। शंट से लाभ और हानियां दोनों यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको। सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। धारा मापी को जलने से सुरक्षा प्रदान करता है और इसे धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। दूसरा हानि क्या है, शंट प्रतिरोध के कारण धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है, यानी कि इसकी यथार्थता जो नापने की शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, अपना सही सही नहीं नाप पाता है। चलिए अमीटर की देखते हैं। अमीटर दूसरा दिया हुआ है इसमें, इसकी सहायता से तो आपको पता है धारा मापी नापते हैं। इसमें कई सारे अमीटर होते हैं, जैसे कि मिली अमीटर होता है, माइक्रो अमीटर होता है, मतलब ये धारा के कम मानों को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अमीटर का पाठ्यांक परिपथ में बहने वाली वास्तविक धारा से हमेशा कम ही होता है, क्योंकि अमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। जितना इसका प्रतिरोध कम होगा उतना ही इसको शुद्ध मानते हैं। तो यही इसमें दिया गया है, अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा इसका पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होता है। यदि अमीटर का प्रतिरोध स्मॉल r शून्य है तो उसे हम आदर्श अमीटर बोलते हैं, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। अमीटर को हम कैपिटल A से दिखाते हैं, ये प्रतिरोध में दिखाई दे रहा परिपथ में, ये प्रतिरोध R दिखाई दे रहा है और ये जो धारा I बह रही है और नीचे ये वोल्टेज V लगी हुई है बैटरी के द्वारा। बैटरी के द्वारा आपको ये वोल्टेज V दिखाई दे रही है। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं कि धारा मापी को हम अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, इसका रूपांतरण हम किस प्रकार, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो धारा मापी ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके समांतर क्रम में ये शंट लगा दिया जाता है, जिससे कोई अधिक धारा आती है वो इसके शंट से होकर के पार निकल जाती है और हमारा धारा मापी बचा रहता है। तो अधिकतम विक्षेप जो है वो IG की स्थिति में होता है, कैपिटल G इसका प्रतिरोध हो गया और S जो है प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का शंट लगाया जाता है हमेशा। अब इसमें जो संयोग का प्रतिरोध है, दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में ये प्रतिरोध आपका ये आएगा निकल के GS/G+S। इसी प्रकार ये दोनों समान वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो वोल्टेज होगी वो समान होगी, तो V बराबर IR दोनों में लग जाएगा। तो ये IG इसमें धारा बह रही है और G में जो है वो इसका प्रतिरोध है, इसलिए इसमें IG इंटू कैपिटल G हो जाएगा और इस वाले में I माइनस IG इंटू S हो जाएगा। तो ये दोनों मान बराबर कर दिए गए हैं, इससे S का मान निकल जाएगा, जो कि ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा सामने। लेकिन मुझे थोड़ा सा सूत्र को बताने के लिए एक और चीज बताया जा रही है। यदि मुख्य धारा का मान nवां भाग नापता है ये IG, तो IG बराबर हो जाएगा I/N और आवश्यक शंट का मान जो हो जाएगा S/G/N-1। इस तरह का सूत्र आता है हमारा। चलिए थोड़ा सा मैं इसी के बारे में और चर्चा करूंगा। इसी के अंदर गुणा यदि हम कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा IG है हमारे पास, कैपिटल G है, बराबर I इंटू S हो जाएगा माइनस IG इंटू कैपिटल S। IG को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये IG कैपिटल G हो जाएगा प्लस IG इंटू कैपिटल S हो जाएगा और ये I इंटू S के बराबर हो जाएगा। इसमें से IG कॉमन हो जाएगा, यहाँ कैपिटल G प्लस S हो जाएगा और बराबर I इंटू S हो जाएगा। इस पूरे को बटे में भेज देंगे तो IG बराबर हो जाएगा I इंटू S और S प्लस G। मैं इस सूत्र की बात कर रहा था, इस सूत्र को आप लोगों को हर हाल। विभव मापी क्या है, ये वास्तव में विभवांतर नापने का काम करता है किसी प्रतिरोध के सिरों पे। ये प्रतिरोध है, इसके प्रतिरोध के सिरों पर समांतर क्रम में लगाया जाता है, तो ये इसका विभवांतर नापने का काम करता है। और नीचे ये आपका एक सेल दिखाई दे रहा है या बैटरी समझ लो इसे, यहाँ से विद्युत धारा जाती है और सीधे प्रतिरोध में पहुंचती है और प्रतिरोध के सिरों पे समांतर क्रम में ये लगा दिया जाता है वोल्ट मीटर और इससे नापना चालू। इस वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होना चाहिए, तभी जाकर के ये शुद्ध नाप सकता है। और इस तरह से क्या करते हैं कि ये जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, यानी जिस भी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है उसे हम आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। ये ध्यान रखना। इसका मतलब यह वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना ही उसका पाठ्यांक शुद्ध होता है। ये ध्यान रखना है हमें सब। इसके उपयोग में मुख्य धारा का मान अप्रभावित रहता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही इसका, तो ये धारा के मार्ग में थोड़ा बहुत तो प्रभाव करेगा ही। इसलिए जो है वोल्टेज जो नापते हैं उसमें जो धारा होती है वो कुछ ना कुछ कम रहती है। अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं ये देखना है। ये धारा मापी आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो VG है, वोल्टेज जितनी नाप सकता है अधिकतम वो VG है और IG इंटू कैपिटल G के बराबर हो जाएगा। इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध के मान का जो है प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी कि इसकी हायर वैल्यू रहती है, हायर रेजिस्टेंस वाला रहता है और यहाँ पे लगा दिया है, जिससे यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई की जाए
तो जितनी वोल्टेज ये ले सकता है वो तो ले ही ले, लेकिन जो बची हुई वोल्टेज है वो ये प्रतिरोध ले ले। इस तरह से जब प्रतिरोध इसको कंज्यूम कर लेगा तो ये हमारा धारा मापी जो है वो बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसका और इसका कुल प्रतिरोध जो है ये आपको दिखाया गया है, कैपिटल G प्लस R के बराबर हो जाएगा। ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है, तो I तो वही बहेगी धारा IG के ही बराबर, लेकिन प्रतिरोध पूरा का पूरा जो है G प्लस R है, तो V बराबर IG और G प्लस R हो जाएगा। इससे R का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो है G प्लस R का मान निकालिए पहले, तो G प्लस R का जो मान आएगा वो वास्तव में V अपॉन IG हो जाएगा, ये V अपॉन IG हो जाएगा। अब इस G को इधर भेज दीजिए तो माइनस का G हो जाएगा, तो यही जो सूत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है यही सूत्र हमारा मिल जाएगा। अब इसमें इन्होंने क्या करा है, कैपिटल G को कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल G है नहीं तो कैपिटल G से ऊपर गुणा करते हैं, यहाँ पे IG इंटू कैपिटल G बन जाएगा जो कि VG के बराबर हो जाता है। तो इसलिए सूत्र आ जाएगा आपका V का वोल्टेज बदलने का मतलब विभवांतर जो नापने के लिए है, धारा मापी को नियंत्रित करने के लिए। अब इसमें एक खास बात और याद रखनी है कि धारा मापी से गुजर जाने के बाद जो है ये अगर वोल्टेज जो है इसका nवां भाग जा रहा हो तो VG बराबर V अपॉन N होगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है ये हमें समझना है इस वक्त। वास्तव में व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो ये देखिए इसमें 4 प्रतिरोध एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में लगाए गए हैं, P है, Q है, R है और फिर S है। ये चारों प्रतिरोध एक संलग्न चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में लगाया गया है, जिसके एक विकर्ण पे तो ये सेल वगैरह लगा हुआ है और कुंजी लगा दी गई है, और दूसरे विकर्ण पे एक कुंजी लगी हुई है और धारा मापी लगा दिया गया है। तो ये जब ये संतुलन में अर्थात धारा मापी में यदि कोई विक्षेप नहीं प्राप्त होता है दोनों कुंजियों को बंद करने पर, K1 और K2 दोनों को बंद करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता तो ये संतुलन की स्थिति में कहलाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि कोई से भी दो संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध है उनका अनुपात दूसरे दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो कैसे हो जाएगा, ये P बटे Q हो जाएगा, यहाँ से R बटे S हो जाएगा। ये यहाँ पे सूत्र आपको दिया हुआ है। अब इस सूत्र को हम जानने के लिए निकालना चालू करते हैं, कैसे ये निकलता है। तो आपको ये बंद पास दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र आपको दिखाई दे रहा, इसमें धारा I1 बह रही है। अब I इधर जाती भी है लेकिन इसमें धारा का मान 0 दिखाया तो वो I1 ही धारा दूसरे वाले में भी बहना चालू हो जाएगी, और यही I धारा इधर I1 प्लस I2 की फॉर्म में जाएगी, तो I2 धारा इस प्रतिरोध R में बहेगी और ये I2 धारा इसमें निकल के चली जाएगी, और ये कुल मिलाकर के I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी। ये सेल से लिया गया या बैटरी से ली गई धारा I है, ये कुंजी K1 और ये बंद होने पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो हम पहले ले रहे हैं बंद पास ABDA में किरचॉफ के नियम से। ये जो नियम है किरचॉफ का नियम लगाया जाएगा। तो यहां से चलते हैं, I1 इंटू P हो जाएगा, I1 इंटू P, और आगे बढ़ते हैं तो I1 इंटू Q हो जाएगा। आगे बढ़ने पर इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, अब इधर आ जाएंगे तो इधर में ये धारा की दिशा पलट गई, तो माइनस का I2 इंटू R हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R। क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। तो I1 इंटू P बराबर हो जाएगा I2 इंटू R। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसी बंद पास बदल देते हैं जरा। बंद पास कौन सा लेना है हमें, ये लेना है अब आपको BCDB में, बंद पास BCDB में नियम कौन सा लगेगा, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। KVR वाला नियम लगेगा, दूसरे वाला नियम लगेगा। तो इसमें क्या करना है, I1 इंटू Q आएगा, I1 इंटू Q। धारा की दिशा के विपरीत इधर जा रहे हैं, C की तरफ जा रहे हैं, तो इधर जब विपरीत दिशा हो जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का I2 इंटू S। ये जो दिखाई दे रहा है आपको विपरीत हो गई, और इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा ये। तो I1 इंटू Q बराबर हो जाएगा I2 इंटू S। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर
जरा भाग देते हैं, जरा देखो क्या हो जाएगा। यहाँ देके दिखा रहा हूँ मैं, ये I1 इंटू पी है और बटे में I1 इंटू क्यू हो जाएगा और बराबर I2 इंटू आर है और बटे में यहाँ I2 इंटू एस है। I2 कट जाएगा, यहाँ से I1 कट जाएगा, तो P बटे Q बराबर R बटे S हो जाएगा। और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है जो कि सिद्ध हो जाता है। P अपॉन Q बराबर R अपॉन। मीटर सेतु। मीटर सेतु वास्तव में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसमें ये 1 मीटर लंबा वायर होता है, 1 मीटर लंबा AC जो है, इसमें एक लंबा मीटर वायर होता है और इसमें जॉकी द्वारा एक अविक्षेप स्थिति प्राप्त की जाती है जिसमें कि धारामापी भी लगा हुआ होता है। अब इसमें जो बिंदु हैं A, B, C और ये ऊपर बिंदु D दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी A, B, C और D है दिया हुआ। बिल्कुल इसी परिपथ को देख करके इसको जोड़ा जाता है। चलते हैं देखते हैं कैसे ये जुड़ा हुआ है। A से B के बीच में देखिए, A से B के बीच में प्रतिरोध आप P लगा हुआ है, तो A से B के बीच में ये P है, संतुलन की स्थिति में होता है यानी अविक्षेप की स्थिति में। A से B के बीच में ये P दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही B से C के बीच में ये Q दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे B से C के बीच में ये Q दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही A से D के बीच में R दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखिए A है और ये D तक जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में R दिया हुआ है। और इसके बाद D से C तक जो है वो S दिया हुआ है, वो D से C ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें S है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है यानी अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर लगाया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो है हम कोई सा भी प्रतिरोध निकाल करके इस पे संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसको L कहते हैं। चूंकि तार जो है ये 100 सेंटीमीटर का होता है तो 100 में से -L माइनस कर देते हैं तो ये रेस्ट पार्ट बच जाता है हमारा। तो ये सूत्र में काम होता है। चूंकि प्रतिरोध जो होते हैं वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो P बटे Q का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, P बटे जो Q आया इसका मान जो है वास्तव में L बटे 100 माइनस L के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है R अपॉन S के बराबर हो जाएगा। तो R अपॉन S, इससे हम अगर S का मान निकालते हैं तो S बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस L और बटे में L आ जाएगा और इनटू में R आ जाएगा। यही सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है आपको जो निकाल सकते हैं। तो ये Q अपॉन P का मान 100 माइनस L दिया हुआ अपॉन L करके, और इससे व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की स्थिति में सूत्र लगाया हुआ है और इसमें मान किसका रखा गया, Q अपॉन P का मान रख दिया, यानी कि पलट करके रख दिया गया मान, तो S का मान निकल जा रहा है। ध्यान रखना ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है और ये प्रैक्टिकल में आप लोगों के यहाँ दिया हुआ है। इसी परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के द्वारा जोड़ा जाएगा जिससे कि हम आसानी से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध यहाँ लगा रहता है और रेजिस्टेंस बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध हम अपने आप निकाल लेते हैं, जितने का भी चाहिए हमें उतना प्रतिरोध इसमें हम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके।